किस तरह पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमने को पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं और किस तरह से पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं। और इस चैप्टर में हम पृथ्वी की विभिन्न गतियों के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू संकल्प फॉर टीचिंग करियर। लें ऐसा संकल्प जो आपको कामयाब बना दे। तो शुरुआत करते हैं आज के तीसरे चैप्टर की। पाठ का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। तो पृथ्वी की गतियाँ मतलब पृथ्वी अपनी जगह पर घूमती है तो उसको एक गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है उसको भी एक गति कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार की गतियाँ आज इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की गतियों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका आंसर फर्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन गति व परिक्रमण गति। पहली गति, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण गति कहलाता है। सिंपल है दोनों। पृथ्वी अपनी जगह पर घूम रही है तो घूर्णन गति, सूर्य का चक्कर लगा रही है तो उसको परिक्रमण गति। दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी की घूर्णन गति का वर्णन कीजिए। तो जैसा कि अभी हमने समझा, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन गति कहते हैं, जिस कारण पृथ्वी में दिन रात होते हैं। तो दिन रात कैसे होते हैं वो अब यहाँ इस आंसर में हम समझेंगे। दूसरा पॉइंट, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपना एक घूर्णन पूरा करती है, जिसे पृथ्वी की दैनिक गति या एक दिन कहते हैं। मतलब पृथ्वी अपनी जगह पर जब एक चक्कर पूरा कर लेती है इस हिसाब से तो वो एक दिन होता है। कैसे होता है दिन और रात, वो नेक्स्ट पॉइंट में और समझते हैं। पृथ्वी के गोल होने के कारण सूर्य की रोशनी इसके सिर्फ आधे भाग में ही पड़ती है और आधे भाग में नहीं पड़ती। इसका मतलब है जिस आधे भाग में रोशनी पड़ती है उस आधे भाग में दिन होता है और जिसमें नहीं पड़ती वहाँ रात होती है। इसको चित्र से थोड़ा और बेटर समझते हैं हम। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि ये तो सूर्य है, यहाँ से सूर्य की रोशनी जा रही है पृथ्वी की तरफ और पृथ्वी को बीचों बीच ये जो एक लाइन है जिसने पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटा है, इसको कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त। ये नाम लिखा हुआ है। ये प्रदीप्ति वृत्त पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटता है, जिसके एक हिस्से में जो सूर्य की तरफ है उसमें दिन होता है और एक हिस्सा जो सूर्य से बैक साइड में है वहाँ रात होती है। फोर्थ पॉइंट को पढ़ते हैं अब। जिस भाग में सूर्य की रोशनी पड़ती है वहाँ दिन होता है और जिस भाग में सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती वहाँ रात होती है। जैसा कि अभी हमने देखा कि आधे हिस्से में रोशनी पड़ती है आधे में नहीं पड़ती, तो जहाँ पड़ती है वहाँ दिन होता है, जहाँ नहीं पड़ती वहाँ रात होती है। फिफ्थ पॉइंट, वह वृत्त जो पृथ्वी में दिन रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, है ना। इसको कहते हैं कर देना आपको। जैसा कि अभी हमने इस चित्र में देखा था, ये बीचों बीच वाला वृत्त प्रदीप्ति वृत्त कहलाता है जो पृथ्वी को दिन रात में बांटता है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमण गति का वर्णन कीजिए। तो पहले परिभाषा देख लेते हैं इसकी। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने को परिक्रमण गति कहते हैं, जिस कारण पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन होता है। मतलब पृथ्वी अपनी जगह पर घूम रही थी तो उससे दिन रात होता है, लेकिन जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इस तरह से चक्कर लगाती है, बीच में सूर्य है और ये पृथ्वी इसके चारों ओर इस तरह से चक्कर लगा रही है, तो ये जो पृथ्वी की गति है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली, इसी को परिक्रमण गति कहते हैं। अब कितनी होती है ये? पृथ्वी लगभग 365 दिन 6 घंटे में अपना एक परिक्रमण या सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। तो ये ध्यान रखना है कि एक चक्कर में इसको 365 दिन और 6 घंटे एक्स्ट्रा लग जाते हैं। लोग ज़्यादातर 365 ही याद रखते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है 6 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं। यही 6 घंटे जुड़ते जुड़ते 4 साल में 24 घंटे यानी एक दिन हो जाता है। इसलिए हर चौथा साल लीप ईयर यानी 365 की जगह 366 दिन वाला होता है। बढ़ते हैं आगे के पॉइंट की तरफ। ये लास्ट पॉइंट का ही हिस्सा है कि पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है, जिसे पृथ्वी की वार्षिक गति या एक वर्ष कहते हैं। मतलब पृथ्वी अपनी जगह एक चक्कर पूरा करे तो उसे एक दिन कहते हैं, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करे तो उसे एक वर्ष कहते हैं। तीसरा पॉइंट है, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक अतिरिक्त दिन फरवरी में लगाकर 29 फरवरी इसमें 366 दिन हो जाते हैं और इसे लीप वर्ष कहते हैं। तो लीप वर्ष क्यों बनता है अब आपको पता चल गया होगा कि हर साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा जो होते हैं वो जुड़ते जुड़ते 4 साल में एक दिन बन जाते हैं और वो एक एक्स्ट्रा दिन फरवरी में जुड़ जाता है और टोटल दिन भी 365 की जगह 366 हो जाते हैं। इसी को लीप वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, उत्तर अयनांत किसे कहते हैं? पहले इसके सारे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं फिर उनको चित्र में समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, 21 जून को उत्तरी ध्रुव के सूर्य के सामने झुके होने के कारण
सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इसलिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध या कर्क रेखा में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इस अवस्था को उत्तर अयनात कहते हैं। अब इसी चीज़ को हम चित्र में देखते हैं। तो यहाँ बात हो रही है कि 21 जून को, तो 21 जून ये तारीख लिखी हुई है, उत्तर अयनात की जो तारीख है वो है 21 जून। इसमें आप देख रहे हो कि ये जो उत्तरी ध्रुव का हिस्सा है पृथ्वी का, ये सूर्य की तरफ झुका हुआ है, इसलिए सूर्य की किरणें इस पर सीधी पड़ती हैं। सीधी पड़ने के कारण यहाँ इस 21 जून को सबसे ज़्यादा गर्मी होती है और दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है। इसी स्थिति को उत्तर अयनांत कहते हैं। अब पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अयनांत किसे कहते हैं। तो पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर चित्र में समझेंगे। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य के सामने झुके होने के कारण सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए 22 जून को दक्षिणी गोलार्ध यानी मकर रेखा में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इस अवस्था को दक्षिण अयनात कहते हैं। मतलब बिल्कुल वैसा ही है, बस उसके थोड़ा विपरीत है। अब देख लेते हैं हम दक्षिण अयनात। तो ये होता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को दक्षिण अयनात होता है। इस 22 दिसंबर में ये जो दक्षिणी ध्रुव है यानी मकर रेखा, अब ये सूर्य के सामने है, इसलिए सूर्य की किरणें इस पर सीधी पड़ती है। और कर्क देखो अब जो थी वो ऊपर चली गई है थोड़ी, और पहली स्थिति में ये कर्क जो थी ये सामने थी और मकर देखो नीचे चली गई थी। तो इसीलिए कर्क जब सामने हो 21 जून को तो कर्क पे सबसे बड़ा दिन होता है, मकर जब सामने हो 22 दिसंबर को तो मकर में सबसे बड़ा दिन होता है और उसके उल्टा रात छोटी हो जाती है। तो ये 22 दिसंबर को मकर पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़े इसे कहते हैं दक्षिण अयनांत। और 21 जून को जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़े तो इसे उत्तर अयनांत कहते हैं। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा और लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। क्वेश्चन है विषुव अवस्था किसे कहते हैं। 21 मार्च व 23 सितंबर को कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर ना झुका होने के कारण सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, इसलिए 21 मार्च व 23 सितंबर को पृथ्वी यानी विषुवत वृत्त पर दिन और रात बराबर होते हैं। इस अवस्था को विषुव अवस्था कहते हैं। तो ध्यान रखना है, विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो दिन और रात इसमें बिल्कुल बराबर होते हैं, इसी को विषुव स्थिति कहते हैं। तीसरा पॉइंट है 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु व दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु व दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं तो आपको इस पॉइंट को उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में याद करना है कि उत्तरी गोलार्ध में मार्च के टाइम पर क्या होती है, वसंत ऋतु, और सितंबर के टाइम पर होती है शरद ऋतु। बस आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा अगर क्वेश्चन आता है दक्षिणी गोलार्ध का तो आपको जो याद है इसी का उल्टा कर देना है कि जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु है तो दक्षिण में होगी शरद, और जब उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु है तो दक्षिणी गोलार्ध में होगी वसंत। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। फिलहाल आप सिर्फ उत्तरी गोलार्ध की दोनों चीज़ें अच्छे से याद रखें। तो आज यहाँ पर आज का वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल को ऑल आइकन पर सेलेक्ट कर लें ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। और आपको इस वीडियो सीरीज़ या अन्य वीडियो सीरीज़ से जुड़ना हो तो उन सब की वीडियो और PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप हमारे सारी सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।